हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अभिषेक श्रीवास्तव। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश अनुदेशक भर्ती परीक्षा की डेट दिनांक 17 जुलाई 2022 को होना प्रस्तावित है। इसी क्रम में जो यूपी इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा का सिलेबस है, उसके अंतर्गत एक टॉपिक जो दिया गया है, श्रम कानून से संबंधित टॉपिक दिया गया है, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। का वेटेज क्या है और इसी श्रम कानून से संबंधित पहला जो फैक्ट्री एक्ट 1948 है, इसको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करें। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शुरुआत से अंत तक पूरा देखें। उसके बाद वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट अवश्य करें। यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और भी अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि जितनी ज्यादा से ज्यादा हमारी इस वीडियो को देखी जाएगी, उतना ही ज्यादा हमें प्रोत्साहन मिलेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए जो है इस तरीके की वीडियो जो है बनाकर जो आपके श्रम कानून से संबंधित क्वेश्चंस हैं, उनको हम स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का जो मैं कार्य कर रहा हूँ, बहुत ही व्यस्त समय से अपनी तैयारी से समय निकाल कर कुछ अपने इष्ट मित्रों और कुछ अपने शिष्यों के कहने पर बना रहा हूँ। तो दोस्तों, आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बरकरार रहे और हम ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को बना सकें। तो दोस्तों, जैसा कि बात करते हैं कि हमारे यूपी इंस्ट्रक्टर के सिलेबस में जो मेन पार्ट है, वो आपका क्या होता है कि एक टॉपिक दिया गया है श्रम कानून। कौन सा टॉपिक दिया गया है आपको? श्रम कानून से संबंधित यहाँ पर बातें की गई हैं। तो श्रम कानून से संबंधित जो बातें की गई हैं, हम उस बातों की चर्चा करेंगे। यहाँ पर श्रम कानून में सबसे पहले जब आप सिलेबस में देखेंगे तो ये लेबर लॉज, जितने भी लेबर लॉज हैं, जितने भी आपको लेबर लॉज मिलेंगे, इनके लिए 20 नंबर का जो है वेटेज दिया गया है। एक बार जरा ध्यान से देखिएगा, लेबर लॉज, जितने भी लेबर लॉज हैं, इनके लिए जो वेटेज है 20 मार्क्स का है। और उसमें साफ साफ दिया गया है कि विभिन्न कानूनों के प्रत्याभूत लाभ तथा फैक्ट्रीज एक्ट, अप्रेंटिसशिप एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट, द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, पोस्ट श्रम एवं औद्योगिक कानून की व्याख्या, और उसी में आपको फैक्ट्रीज एक्ट 1948 दिया गया है। तो दोस्तों, आज अपने इस वीडियो के माध्यम से हम फैक्ट्री एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। इससे कुछ विशिष्ट तथ्यों की चर्चा करेंगे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि हम रोज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ सकें और आपको इससे संबंधित सारे क्वेश्चंस की हम चर्चा कर सकें। तो दोस्ती, अगर हम बात करते हैं, तो अगर फैक्ट्री एक्ट के संबंध में चर्चा की जाए तो कुछ फैक्चुअल चीजें होती हैं जिसको आपको याद रखना जरूरी है। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट कहाँ बना था, अगर आपसे पूछा जाए, देखिए आप लोग नोट्स कॉपी निकाल कर बैठिएगा और जो मैं फैक्ट आपको दिखाता रहा हूँ, उस तरीके से आप जो है फैक्ट लिखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में पहला फैक्ट्री से संबंधित आर्टिकल कौन सा है या कौन सा आर्टिकल बना, तो आपको वहां का आंसर क्या देना है? वर्ल्ड फर्स्ट फैक्ट्री आर्टिकल। अगर बात किया जाए तो वो आर्टिकल का नाम था, उसका क्या नाम था, फैक्ट्री से रिलेटेड जो आर्टिकल बना था, वो आपका आर्टिकल था हेल्थ एंड मोरल्स ऑफ अप्रेंटिसशिप एक्ट। कौन सा एक्ट था? हेल्थ एंड मोरल्स ऑफ अप्रेंटिसशिप एक्ट। किस सन में आया था, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो विश्व का पहला जो है फैक्ट्री के क्षेत्र में जो आपका एक्ट की स्थापना बनता है, वो 1802 के अंतर्गत बनता है। किसमें बनता है? सन 1802 में। और उस एक्ट का नाम होता है हेल्थ एंड मोरल्स ऑफ अप्रेंटिसशिप एक्ट 1802। ठीक है, बात करते हैं, ये आपको मैंने फैक्चुअल नॉलेज दी, आप इसको ऐसे नोट कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको चीजें याद कराते चलेंगे, एक वीडियो एक टॉपिक को हम कई बार आपको रिवाइज करेंगे, जिससे चीजें याद होती चले। ठीक है, तो वर्ल्ड फर्स्ट फैक्ट्री आर्टिकल की बात किया जाए तो सबसे पहला वर्ल्ड फर्स्ट फैक्ट्री आर्टिकल था हेल्थ एंड मोरल्स ऑफ अप्रेंटिसशिप एक्ट 1802। उसके बाद अब हमने क्वेश्चन पूछ चलते हैं। यहाँ पर लिखा है द फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट वाज एनेक्टेड इन।
द फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट वाज एनेक्टेड इन, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो पहला फैक्ट्री एक्ट जो आया था वो आपका 1881 में इंडियन में। अगर श्रम कानून से संबंधित बात करें तो भारत में सबसे पहला जो आपका फैक्ट्री एक्ट आया था वो 1881 में आया था। आपको बात करना है, आपको बताना है, तो आप लोग नोट्स में लिखते रहिएगा। भारतीय सूती वस्त्र कारखानों में जो कार्य के घंटे, बालकों के नियोजन पर रोक, सुरक्षा, स्वास्थ्य आदि से संबद्ध विधि का अभाव एवं सस्ती दर पर श्रमिकों की व्यवस्था उपलब्धता के कारण जो है ये पहली बार एक्ट आया था। और इस एक्ट का नाम क्या था? इस एक्ट का नाम आपका था फैक्ट्री लेजिस्लेशन 1881। क्या नाम था इस एक्ट का? नाम था फैक्ट्री लेजिस्लेशन 1881। क्या नाम था? फैक्ट्री लेजिस्लेशन लेजिस्लेशन 1881। तो आपसे पूछा जाए अगर इस क्वेश्चन का आंसर, द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1881, क्या था? भारतीय सूती वस्त्र कारखानों में कार्य के घंटों, बालकों के नियोजन पर रोक, सुरक्षा, स्वास्थ्य आदि से संबद्ध विधि का अभाव व सस्ते दरों पर श्रमिकों की उपलब्धता के कारण ये सबसे पहला एक्ट आया। और इस एक्ट का नाम क्या था? फैक्ट्री लेजिस्लेशन 1881। दोस्तों अब हम बात करते हैं, और भी बहुत सारे एक्ट आए। फिर इंडियन फैक्ट्रीज है 1881 में आया। उसके बाद दूसरा इसी के बाद जो है इसका आया 1890। 10 साल में बाद क्या आता है? 1891 में एक एक्ट आता है जिसको इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1891 के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिर इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट जो है आपका 1911 में आता है। और उसके बाद आपका 1934 में आता है। तो ये आपका इस तरीके से क्रम चलता रहता है कि आपका जो है फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1881। 1881 के बाद दूसरा 1891 में रिवाइज होकर आता है, फिर 1911 में आता है, फिर 1934 में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी बात करना है, जो हमारा बेसिक उद्देश्य है, यहाँ पर हम फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के संबंधों में चर्चा करेंगे। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के संबंधों की चर्चा करने के लिए आपको बताते हैं कि भारत सरकार ने सन 1944 में, इसमें जरा फिर से नोट करिएगा, भारत सरकार ने सन 1944 में एक लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी गठित की थी। कौन सी कमेटी गठित की थी? लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी। किस सन में गठन की थी रे? 1944 में। तो लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी, लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी, जरा ध्यान से आप लोग याद रखिएगा कौन सी कमेटी का गठन हुआ था? लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी 1944 का गठन हुआ था, जिसमें कारखाना अधिनियम, कौन सा अधिनियम? देखिए ये सबसे बाद वाला अधिनियम कौन है? 1934। तो कारखाना अधिनियम 1934 में जो कमियां थी, जो इसमें त्रुटियां थी, जो इसमें एरर था, जो इसमें त्रुटियों का उल्लेख किया गया था, किसमें? जो सरकार ने गठित किया, एक लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी का गठन किया। इस लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने 1934 का जो एक्ट था इसमें की गई त्रुटियों का उल्लेख किया। ठीक है, इसमें कई सारी कमियां थी। ठीक है, इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए सबसे पहली बार, ठीक है, फैक्ट्री एक्ट 1948 आता है। कौन सा एक्ट आता है? फैक्ट्री एक्ट 1948, जिसके बारे में हमको पढ़ना है। तो फैक्ट्री एक्ट 1948 कब आया? 1934 में जो त्रुटियां थी उनको दूर करते हुए 1944 में लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी द्वारा जो त्रुटियां सुझाई गई थी, उसी के बाद जो हमारा फैक्ट्री एक्ट आता है, कौन सा फैक्ट्री एक्ट आता है? 1948 आता है। ठीक है, इसमें क्या किया गया? सबसे पहले फैक्ट्री से संबंधित जो है कुछ क्या कहते हैं, कारखानों का अप्रूवल कैसे होगा, कारखानों की लाइसेंसिंग कैसे होगी, कारखानों का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, इन सारी चीजों की जो बातें यहाँ पर की गई। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर डालते रहिए कि आपको हमारा ये टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको हमारे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है। यदि आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो कैसे इसको और अच्छा किया जा सकता है, आप अपने सुझाव दीजिए। देखिए फैक्ट्री एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, अगर आपको बात किया जाएगी कि फैक्ट्री एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, तो देखिए उत्पादन में कारखाना पद्धति का उदय हुआ। देखिए अगर हम बात करते हैं, एक ब्लैंक पेपर पे बात करते हैं, तो यहाँ पर स्क्रीन, व्हाइट स्क्रीन, देखिए चीजों को नोट करते रहिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए औद्योगिक क्रांति हुई। आप लोग जानते हैं कि इंग्लैंड क्या कहते हैं, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति के कारण क्या होता है? आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन।
होते हैं। देखिए फैक्ट्री एक्ट की क्यों आवश्यकता पड़ी अगर आपसे बात किया जाए, तो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कुछ हमारे समाज में आर्थिक परिवर्तन हुए और कुछ हमारे क्या हुए, सामाजिक परिवर्तन हुए। दोस्तों जरा ध्यान से बात को समझिएगा, एक क्वेश्चन से हम आपको बहुत सारी बातें समझने का प्रयास करेंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आए, और आपको याद करते हुए चलना है, आपको ध्यान से जो है हमारी वीडियो को देखना है। अभी बहुत समय है, बहुत आसानी से आप जो है इन सारे क्वेश्चनों को कर पाएंगे। तो देखिए जब औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुए, देश में आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन हुए। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, उत्पादन में कारखाना पद्धति का अभाव। अभी तक उत्पादन छोटे स्तरों पर होता था, लेकिन अब उत्पादन में क्या हो गया, कारखाना पद्धति का उदय हुआ। किस पद्धति का उदय हुआ, कारखाना पद्धति का उदय हुआ, यानी कारखाना लगने लगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि उत्पादन अब हमें और तेज गति से करना था, तीव्र गति से जो उत्पादन करना था। उसके बाद औद्योगिक जो संस्थान थे, मान लीजिए कारखाना था, कारखाना में जो क्या हुआ, औद्योगिक प्रतिष्ठान थे या केंद्र थे, वहां श्रमिकों का बड़ी संख्या में एकत्रीकरण हुआ। क्या हुआ, श्रमिकों का बड़ी संख्या में एकत्रीकरण। ठीक है, जब कारखाना की पद्धति का उदय हुआ तो लाजमी सी बात है कि वहां श्रमिक भी क्या हो जाएंगे, बड़ी संख्या में क्या होगा, श्रमिकों का एकत्रीकरण होगा। ठीक है, बड़ी संख्या में एकत्रीकरण होगा। ठीक है, श्रम एवं पूंजी का पृथक्करण। ठीक है, श्रमिक भाई अलग हैं, जो पूंजीपति हैं वो अलग हैं, तो इनका पृथक्करण जो है, श्रम एवं पूंजीपति का पृथक्करण, पूंजीपति का पृथक्करण की बात किया जाए तो श्रम एवं पूंजी का पृथक्करण हुआ। ठीक है, मजदूर अर्जकों के स्थायी वर्ग का उदय होने। ठीक है, और देखिए क्या करते हैं कारखानों में उत्पादन, बेसिकली होता क्या था कि जो श्रमिक वर्ग था, श्रमिक वर्ग जो है ज्यादा धन लाभ, जो पूंजीपति वर्ग था वो श्रमिकों को एक्चुअली कम से कम मजदूरी दिया करते थे, उनका शोषण किया करते थे, और जो है ये ज्यादा से ज्यादा जो अधिक से अधिक धन लाभ कमाना चाहते थे। इस वजह से क्या हुआ, आपका कारखाना एक्ट की आवश्यकता पड़ी। जैसे देखिए अगर बात करते हैं तो श्रमिक लोग क्या करते थे, मतलब फैक्ट्री वाले या जो क्या कहते हैं पूंजीपति लोग जिनके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती थी, ये अपनी फैक्ट्री में कम उम्र के बालकों का कारखानों में व्यापक रूप से नियोजन करते थे। ठीक है, कार्य के अत्यधिक घंटे देते थे, बालकों एवं स्त्रियां जो हैं उनका खतरनाक जो है इस मशीनों पर एवं भारी कार्यों पर नियोजन, और नाइट ड्यूटी, ये सारी बहुत सारी ऐसी समस्याएं रही हो उस समय थी, जिससे सुरक्षा का अभाव था। ठीक है, अगर सुरक्षा का अभाव रहता था, किसी भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती थी, जो तो क्या कहते हैं जो ओनर होता था वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था, तो सुरक्षा का अभाव, दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी। ठीक है, उसके बाद अगर अस्वस्थ कार्य तथा अस्वच्छ कार्य दशाएं, ये सब कुछ ऐसी स्थितियां थी। ठीक है, जिनके समस्याओं के समाधान के लिए, श्रमिकों के दशाओं में सुधार के लिए, ठीक है, श्रमिकों द्वारा क्या किया जाने लगा, नियोजक पर दबाव डाला जाने लगा। ठीक है, श्रमिकों द्वारा नियोजक पर क्या करने लगा, दबाव डालने लगा। इस इस संदर्भ में जो राज्य थे, राज्य भी क्या किए, श्रमिकों को रक्षा प्रदान करने के लिए क्या किया गया, हस्तक्षेप किया। और इसी हस्तक्षेप में जो क्या हुआ कि हमारे देश में क्या होता है, फैक्ट्रीज एक्ट आते हैं। तो यहाँ पर स्टेट इंटरवेंशन जो होता है वो क्या होता है, समाजवादी। भाई भाई स्टेट कैसी है आपकी, समाजवादी। स्टेट आपकी कैसी है, समाजवादी। उसके बाद उसकी विचारधारा कैसी है, सामूहिक विचारधारा। तो स्टेट इन चीजों पे कार्य करती है, आप लोगों ने भारतीय संविधान में पढ़ा होगा। इस समाजवादी, सामूहिक विचारधारा, समाज सुधारक, बराबर होने वाली आर्थिक मंदी, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, ये सारी ऐसे स्टेट इंटरवेंशन थे जिसके कारण क्या हुआ, कारखाना, कुछ कारखाना विधान बने। ठीक है, तो इन सारे रीजन की वजह से जो है क्या हुआ, कारखाना का जो है, कारखाना अधिनियम क्या हुआ, भारत में आया। तो अगर आपसे, मैंने पहले ही आपको बोल चुके कि अगर विश्व में पहला कारखाना अधिनियम नियम की बात की जाए तो विश्व में पहला कारखाना अधिनियम का था आपका हेल्थ एंड मोरल्स ऑफ अप्रेंटिसशिप एक्ट 1802 में। भारत में अगर बात किया जाए तो भारत में 1881 में इंडियन फैक्ट्री एक्ट, आपको बताते हैं 1881। उसके बाद 1881 इस एक्ट का नाम था इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट। क्या नाम था, इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1881। 1881 के बाद 1891, 1891 के बाद आपको सीरियल से याद करना है 1911, 1911 के बाद फिर 11 साल के बाद 1922,
और 1922 के बाद में आपको फिर याद रखना 1934, और इसी 1934 के बाद में 1944 में, कहां पर 1944 में भारत में क्या किया गया, एक लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी, उस कमेटी का नाम क्या था जरा सा आप याद रखिएगा, लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी 1944 बनाई गई। क्या बनाई गई, लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी 1944, जिसने 1934 में जो खामियां थी इनको उजागर किया और उसी खामियों को दूर कर जो है फैक्ट्री एक्ट 1948 में, कौन सा जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, फैक्ट्री एक्ट 1948 में बहुत सारे उपबंध को सम्मिलित किया गया, जैसे कारखानों का अप्रूवल हो गया, कारखानों की लाइसेंसिंग हो गई, कारखानों का रजिस्ट्रेशन हो गया, बहुत सारे ऐसे उपबंधों को सम्मिलित किया गया और फैक्ट्री एक्ट जो है क्या हुआ आपका यहाँ पर आया। तो दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं फैक्ट्री एक्ट 1948 के बारे में। और देखिए, आप लोग जब प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो वहां पर एक जो मेन बात आती है कि किसी भी धारा में कितने अध्याय हैं, कितने जो है क्या कहते हैं वहां पर धाराएं हैं और कितने सेक्शन है। अगर ये बात किया जाए तो बेसिकली हमें फैक्ट्री एक्ट पढ़ना है। फैक्ट्री एक्ट 1948 की बात करें, बार बार मैं आपको बताऊंगा ताकि बार बार जो है आपको याद हो जाए। फैक्ट्री एक्ट 1948 की अगर बात किया जाए तो सबसे पहली चीज बात आपको क्या करनी है कि किसी भी कानून में कितनी धाराएं हैं, कितने सेक्शन हैं, सॉरी धाराएं और सेक्शन सेम है, कितने चैप्टर हैं मतलब कितने अध्याय हैं, कितने सेक्शन हैं और कितने शेड्यूल हैं, यानी वहां पर कितनी अनुसूचियां हैं। तो फैक्ट्री एक्ट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर चैप्टर की बात करेंगे तो यहाँ पर 11 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं, 11 चैप्टर हैं शेड्यूल में। सबसे बड़ा आपको एक यही देखने को मिलेगा, उसके बाद सारे एक आपके छोटे छोटे हो जाएंगे। तो यहाँ पर 11 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं देखिए फिर से नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर 11 चैप्टर हैं। यहाँ पर अगर आपको धाराओं की बात की जाएगी, यहाँ पर अगर आपको सेक्शन की बात की जाएगी तो यहाँ पर आपको कितने सेक्शन मिलेंगे, यहाँ पर आपको 120 सेक्शन मिलेंगे और आपको यहाँ पर 3 शेड्यूल मिलेंगे। ठीक है, बात की जाएगी फैक्ट्री एक्ट की, जरा नोट करिएगा। तो फैक्ट्री एक्ट में आपसे पहला क्वेश्चन अगर पूछ सकता है एग्जामिनर तो क्या पूछेगा, फैक्ट्री एक्ट में कितने अध्याय हैं, फैक्ट्री एक्ट 1948 में कितने अध्याय हैं। तो यहाँ पर 11 अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं, 120 धाराएं हैं और कितनी शेड्यूल हैं, तो वहां पर 3 शेड्यूल हैं। ठीक है, तो आपको फिर से मैं याद करा रहा हूँ, आप फिर से याद करिएगा कि फैक्ट्री एक्ट में कितनी धारा, आप लोग बोलते चलिएगा, 11 अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं, 120 धाराएं हैं, कितने शेड्यूल हैं, 3 शेड्यूल हैं। दोस्तों फिर से मैं आपको बताता हूं कि फैक्ट्री एक्ट को कब पास किया गया था। तो फैक्ट्री एक्ट जो है आपका 28, जो फैक्ट्री एक्ट आपका पास हो गया था, जो इसका क्या कहते हैं असेंबली में आया था, वो 28 अगस्त 1938 को, कब आया था, 28 अगस्त 1938 को आया था। अगर बात किया जाए तो ये एक्ट जो है 28 अगस्त 1938 को आया था। और उसके बाद अगर बात करें तो ये फोर्स में कब आया, कब ये फोर्स में आया, यानी एक्ट ये कब लागू हुआ, तो केम इनटू फोर्स, कब ये फोर्स में आया, यानी ये एक्ट लागू कब हुआ। तो ये एक्ट जो तुम्हारा लागू होता है वो 1 अप्रैल 1949 से लागू होता है, यानी 1 अप्रैल 1949 से जो है ये एक्ट लागू होता है। कब से लागू होता है, 1 अप्रैल 1949 से जो है ये एक्ट जो है आपका प्रभाव में आया। फिर बात आती है, बच्चों के दिमाग में एक बात आता है कि तब जब सर ये 1949 में आया, ये बिल जो है संविधान में कब पेश किया गया, 28 अगस्त 1938 को पेश किया गया, तब हम इसे फैक्ट्री एक्ट 1948 क्यों कहते हैं, इसे हम फैक्ट्री एक्ट 1948 क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका गजट नोटिफिकेशन, भारत सरकार द्वारा जब कोई कानून बनता है तो उसका क्या किया जाता है, एक गजट नोटिफिकेशन किया जाता है। तो इस एक्ट का जो गजट नोटिफिकेशन डेट है, वो गजट नोटिफिकेशन डेट है आपका 23 सितंबर 1948। क्या है, 23 सितंबर 1948। इसलिए इस एक्ट को हम फैक्ट्री एक्ट 1948 के नाम से जानते हैं। तो आपको इतनी चीजें याद हो चुकी हैं कि आप एक बार फिर से रिवाइज करते हुए चलिए कि फैक्ट्री एक्ट कब आया। तो फैक्ट्री एक्ट आपका 1 अप्रैल 1949 को लागू होता है। गजट नोटिफिकेशन कब होता है, 23 सितंबर 1948 को जो है फैक्ट्री एक्ट का गजट नोटिफिकेशन होता है। फैक्ट्री एक्ट में 11 धाराएं हैं, 100 सॉरी 11 अध्याय हैं, 120 धाराएं हैं तथा 3 अनुसूचियां हैं। इतनी चीजें आपको, हमें उम्मीद है कि आपको याद हो चुकी होंगी। आइए चलते हैं फैक्ट्री एक्ट के बारे में, आपको क्या पता हो गया कि फैक्ट्री एक्ट कब लागू होता है। तो 1 अप्रैल 1949 को फैक्ट्री एक्ट
1948 जो है केम इनटू फोर्स। 1948 क्यों है? क्योंकि इसका जो गजट नोटिफिकेशन होता है वो 23 सितंबर 1948 को गजट नोटिफिकेशन होता है, इसलिए इसको हम फैक्ट एक्ट 1948 के नाम से जानते हैं। तीसरी बात कि ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कब पास हुआ? तो 28 अगस्त 1938 को पास हुआ। उसके बाद फिर आगे बात किया जाएगा, फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कितने कितने अध्याय हैं, तो आपको याद करना है 11 अध्याय हैं। कितनी धाराएं हैं? 120 धाराएं हैं। कितने शेड्यूल हैं? 3 शेड्यूल हैं। मुझे उम्मीद है कि इतना आपको याद हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से फैक्ट एक्ट 1948 के बारे में आपको और सारी भी चीजें याद कराते हैं। देखिए आपको हमारी वीडियो से याद करते हुए चलना है, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक बार पढ़ेंगे, एक बार नोट्स बनाएंगे, दूसरी बार याद करेंगे। जो हम पढ़ेंगे उसको याद करते हुए चलेंगे और याद करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा जो है आप चीजों को कवर करिए। ठीक है, देखिए दोस्तों बात करता हूं, द एक्ट में बी कॉल्ड द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। यहां पर क्या लिखा है? इट एक्सटेंड टू द होल। ये प्रिलिमिनरी है। क्या है? ये प्रिलिमिनरी है। दोस्तों बात करता हूं तो ये क्या है आपका? ये प्रिलिमिनरी है। प्रिलिमिनरी। द This act may be called the Factories Act 1948. It extends the whole of India. ये पूरे भारत में लागू हुआ। It shall came into force on the first day of April 1949. कब फोर्स में आया? तो 1 अप्रैल 1949 को फोर्स में आया। ये बात कहां लिखी है? तो ये आपकी पहली धारा में लिखी है। क्या लिखी है? इस एक्ट को क्या कहेंगे? तो दिस एक्ट में बी कॉल्ड द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। आपसे पूछा जाएगा कहां लिखा है, तो आपको बताना है कि सेक्शन 1 में लिखा है। सेक्शन 1 में लिखा है कि इस फैक्ट्रीज एक्ट का नाम क्या होगा? फैक्ट्री एक्ट 1948 होगा। कहां पर लागू होगा? पूरे भारत में लागू होगा। उसके बाद आपको पता होगा कि ये फोर्स में कब आया, कहां लिखा है, तो 1 अप्रैल 1949 से जो है ये लागू होगा। इतना जो है आपको याद रखना है। दूसरी दोस्तों मैं अगर बात करूं आपसे, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से हम बहुत सारे चीजों को पढ़ेंगे जो फैक्ट्री एक्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले यहां पर आपको किसी भी एक्ट में सारी परिभाषाएं दी गई हैं। हु इज एन एडल्ट एज पर फैक्ट्री एक्ट। देखिए जरा ध्यान से बात को आप समझिएगा। हु इज एन एडल्ट एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। हर एक्ट में कुछ अलग अलग है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर एडल्ट की बात किया जाए तो कौन एडल्ट है एज पर फैक्ट्रीज एक्ट? तो आपको वयस की बात किया जाएगा तो हु हैज कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ एज। जिसने 18 वर्ष की उम्र को पूर्ण कर लिया है उसको फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अधीन क्या समझा जाएगा? एडल्ट यानी वयस्क समझा जाएगा। दूसरी बात बता दूं, 15 से 18 साल जिसकी एज क्या है? 15 से 18 साल है, उनको क्या समझा जाएगा? उनको किशोर समझा जाएगा, एडोलसेंट समझा जाएगा। ठीक है ना, किशोर समझा जाएगा। उसके बाद किया जाएगा जो बिलो 15 ईयर्स है उनको क्या समझा जाएगा? चाइल्ड समझा जाएगा। अब आप पूछेंगे कि सर ये आप कैसे कह रहे हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है, किस सेक्शन में लिखा हुआ है? तो हाँ दोस्तों, यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि एडल्ट जिन्होंने 18 वर्ष की अवस्था पूर्ण कर ली है उनको फैक्ट्री एक्ट के अधीन वयस्क कहा जाएगा। ये किस सेक्शन में लिखित है? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर देखिए धारा नंबर 2। धारा नंबर 2 में जो फैक्ट्री एक्ट 1948 से संबंधित जो चीजें हैं वहां पर कुछ चीजों को डिफाइन किया गया है। जैसे देखिए सेक्शन 2 सब क्लास ए। ठीक है, सेक्शन 2 सब क्लास ए में एडल्ट के बारे में लिखा गया है। आपको पूछा जाएगा एडल्ट कहां परिभाषित किया गया है, तो आपको बताना है कहां पर किया गया है। सेक्शन 2A में किया गया है। बार बार आप लिखिए, बार बार आप याद करिए। सेक्शन 2A में किसकी परिभाषा दी गई? एडल्ट की दी गई। सेक्शन 2B में किसकी परिभाषा दी गई? एडोल्सेंट की परिभाषा दी गई है। सेक्शन सी में किसके बारे में बताया गया है? चाइल्ड के बारे में बताया गया। तो एडल्ट मींस ए पर्सन who has completed is 18 years of age। यानी फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत
जो है वयस्क उसे माना जाएगा जिसने 18 वर्ष की अवस्था पूर्ण कर ली है। कहां पर लिखा गया है? सेक्शन 2 सब क्लास ए के अंतर्गत लिखा हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948 पर गूगल पर डालकर भी आप इस चीज को सर्च कर सकते हैं। वहीं से इसने जो है हम लोगों ने इसको स्निप करके लगाया हुआ है। सेक्शन 2 बी की बात करते हैं तो सेक्शन 2 बी में लिखे है, यहाँ पर भी क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आपको हम तैयार करा रहे हैं। एडोलसेंट, adolescent means a person who has completed his 15 years of age but has not completed his 18 year, यानी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 15 वर्ष की जो है अवस्था पूरी कर ली है लेकिन अभी 18 वर्ष की अवस्था नहीं पूरी की है, यानी 15 से 18 वर्ष के बीच वाले जो लोग होंगे वो फैक्ट्री अधिनियम के तहत क्या कहलाएंगे? किशोर कहलाएंगे, एडोलसेंट कहलाएंगे। किस सेक्शन में ये बात लिखी गई है? तो आपको तुरंत जवाब देना है कि सर ये सेक्शन 2 बी के अंतर्गत जो है फैक्ट्री एक्ट में लिखा गया है। सेक्शन 2 सी में क्या लिखा है? तो सेक्शन 2 सी में लिखा गया है चाइल्ड, माने चाइल्ड क्या है? चाइल्ड मीन्स ए पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 15 इयर्स ऑफ एज, यानी 15 साल से नीचे के बच्चों को माना जाएगा चाइल्ड माना जाएगा। दोस्तों एक बार फिर से आप रिवाइज करिए। 15 18 साल के 18 साल से ऊपर, 18 से ऊपर उनको क्या बोला जाएगा? जरा फिर से आप लिख के लिखिए। 18 से ऊपर वो कौन से होंगे? वो वयस्क होंगे यानी एडल्ट होंगे। 15 से 18 वो कौन होंगे? तो वो आपको लिखना है एडोलसेंट होंगे। क्या होंगे? एडोलसेंट होंगे, किशोरावस्था होंगे। उसके बाद आपको लिखा है बिलो 15 ईयर, यानी 15 साल से नीचे आपको कौन होंगे? तो वो चाइल्ड होंगे। कहां पर लिखा है आपको बताना है। ये सेक्शन 2 ए में परिभाषित है। ये कहां पर परिभाषित है? ये 2 बी में। ठीक है, सेक्शन 2 सब क्लास बी में। ये कहां पर परिभाषित है? 2 सी में परिभाषित है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसे दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रही होगी। आप याद करके चल रहे हैं। आप बिल्कुल मन लगाकर पढ़िए और जो है ये जो हमारा क्या कहते हैं पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ जो है हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से जो है आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए पर्सन, a person who has ultimate control over the affairs of the factory under Factories Act 1948 is called as, यानी कहने का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका फैक्ट्री के सारे चीजों पर पूरा अल्टीमेट पूर्ण रूप से नियंत्रण रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर हम उसको ऑक्यूपायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड एज ऑक्यूपायर। अब देखिए आपको सर कैसे पता चला कि ऑक्यूपायर बोलते हैं? तो हमने कोई फैक्ट्री एक्ट नहीं बनाया है, ये सारी बातें फैक्ट्री एक्ट में लिखी हैं। आप यहाँ से आप जब भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको फैक्ट्री एक्ट भी पूरा पढ़ते हुए मिल जाएगा। जैसे अभी तक हम लोगों ने फैक्ट्री एक्ट में क्या क्या पढ़ा? हमने फैक्ट्री एक्ट में सेक्शन 1 पढ़ा, तो वहां पर क्या लिखा है कि इस एक्ट को फैक्ट्री एक्ट 1948 कहा जाएगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि ये एक्ट जो है कब लागू होगा? तो 1 अप्रैल 1948 को लागू होगा। कहां पर लागू होगा? तो पूरे भारत में जो है ये एक्ट लागू होगा। कहां पर लिखा है? सेक्शन 1 में लिखा गया। फिर हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि एडल्ट किसे कहा जाएगा? जिसने 18 वर्ष की अवस्था पूरी कर ली है। कहां पर लिखा है? सेक्शन 2 ए में लिखा है। उसके बाद हमने क्या बताया? एडोलसेंट किसे कहा जाएगा? जिसने 15 से 18 की अवस्था पूरी कर ली है। कहां लिखा है? 2 बी में लिखा है। उसके बाद फिर 2 सी में हमने क्या पढ़ा? चाइल्ड किसे बोला जाएगा? जो 15 वर्ष से नीचे के बच्चे हों चाइल्ड बोला जाएगा। उसी तरीके से सर आप बताइए कि ये ऑक्यूपायर की परिभाषा कहाँ लिखी है? तो आपको मैं बताता हूं दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिए। ऑक्यूपायर कहां पर? ये सेक्शन 2 सब क्लास एन में जो है क्या लिखी गई है? ऑक्यूपायर की परिभाषा लिखी गई है। सेक्शन 2 सब क्लास एन में जो क्या लिखी गई है? ऑक्यूपायर की परिभाषा लिखी गई है। और यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है occupier of a factory means the person who has ultimate control over the affairs of the factory। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्यूपायर को किस सेक्शन में परिभाषित किया गया है? तो धारा 2 और सब क्लास कितना? एन में। ठीक है, 2 एन में जो है किसकी परिभाषा दी गई है? ऑक्यूपायर की परिभाषा दी गई है। और आगे अगर हम एक्सप्लेनेशन में पढ़ना चाहें तो इन द केस ऑफ ए फर्म और अदर एसोसिएशंस ऑफ इंडिविजुअल्स may one of the any one of the individual partners or members thereof shall be deemed to be the occupier। यानी कहना कोई फर्म है या कोई अदर एसोसिएशन है
व्यक्तियों का, तो उसमें से जो पार्टनर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनमें से किसी एक को जो क्या समझा जाएगा, ऑक्यूपायर समझा जाएगा। इन केस ऑफ ए कंपनी, कंपनी के केस में एनी वन ऑफ द डायरेक्टर शैल बी डीम टू द ऑक्यूपायर, किसी एक डायरेक्टर को जो है क्या समझा जाएगा, ऑक्यूपायर समझाएगा। उसके बाद में फिर क्या लिखा, इन द केस ऑफ ए फैक्ट्री ओन्ड आर कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर एनी स्टेट गवर्नमेंट, यदि कोई ऐसी फैक्ट्री है जो लोकल अथॉरिटी के द्वारा चलाई जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, यानी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, तो वहां पर कौन होगा, तो यहां पर अपॉइंट टू द मैनेज द, जिस पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आर द लोकल अथॉरिटी एज द केस में बी सेल टू डीम टू बी एज द ऑक्यूपायर। यानी कहने का मतलब ऑक्यूपायर क्या है, जिसका ऐसा व्यक्ति जिसका फैक्ट्री के ऊपर अल्टीमेट कंट्रोल क्या हो, फैक्ट्री के ऊपर अल्टीमेट कंट्रोल हो, तो उसको जो है फैक्ट्री का ऑक्यूपायर कहेंगे। कहां पर लिखा है, तो 2N में जो है ये बात लिखी गई है। उसके बाद फिर वहां फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंतर्गत जो है कुछ क्लास दिए गए हैं, यानी कहा गया है कि अगर कोई फैक्ट्री है जो पार्टनरशिप पे है, तो वहां पर किसी एक को जो है क्या कहा जाएगा, of the individual partners or members thereof shall be deemed to be the occupier, यानी किसी एक को जो है क्या समझा जाएगा, ऑक्यूपायर समझा जाएगा। कोई कंपनी है तो कंपनी के केस में बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं, तो किसी एक डायरेक्टर को वहां पर ऑक्यूपायर माना जाएगा। इन केस ऑफ ए फैक्ट्री, कोई ऐसी फैक्ट्री है जो केंद्र सरकार के अधीन संचालित है या राज्य सरकार के अधीन संचालित है या किसी स्थानीय स्वशासन के द्वारा संचालित है, तो जिस पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा उस कंपनी को मैनेज करने के लिए, उसे ही क्या समझा जाएगा, उसे ही ऑक्यूपायर समझा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है ऑक्यूपायर की परिभाषा दी गई है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और इस वीडियो पर मैं आपको बता दे रहा हूं कि 1000 से ज्यादा व्यू आने चाहिए, तभी मैं आपको इस तरीके की आगे की वीडियो ला पाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत ही व्यस्त शेड्यूल से जो है रात को बैठकर ये वीडियो आपके लिए जो है क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो दोस्तों हमारे इस मेहनत को जो है आप हिम्मत दीजिए, मोटिवेट करिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ए प्रेमिसेस including pre-existing there is of a factory within the meaning of the Factories Act 1948, where in a manufacturing process is being carried on with on without the aid of power, and where the number of workers working is। देखिए फैक्ट्रीज एक्ट में फैक्ट्री की भी परिभाषा दी गई है, फैक्ट्री की भी क्या दी गई है, परिभाषा दी गई है। तो फैक्ट्री की परिभाषा क्या दी गई है, फैक्ट्री की परिभाषा यहाँ पर ये दी गई है कि विद आउट द एड ऑफ पावर, कितने वर्कर आपके काम करने चाहिए, तो 20 आर मोर वर्कर्स। कब, उस पिछले 12 महीनों में किसी भी एक दिन अगर 20 से अधिक वर्कर ने काम किया है, वहां पर ऐसे स्थान पर जहां पर कोई भी पावर की आवश्यकता नहीं है। अगर विद पावर है तो 10 या 10 से अधिक पिछले 12 महीनों में किसी भी एक दिन जो है अगर काम किया है, तो उसको क्या माना जाएगा, फैक्ट्री माना जाएगा। तो यहां पर आपको क्या दिया गया है, विद आउट द एड ऑफ पावर, इसलिए यहां पर आपको करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर आपका नंबर बी होगा। देखिए पावर मींस क्या होता है, अब आपसे आप क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे पहले पावर मींस, तो पावर मींस क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। पावर मींस क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पहली बात क्या हो जाएगी आपकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दूसरा क्या हो जाएगा, और एनी अदर एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो या कोई भी अदर एनर्जी हो, क्या हो, एनी अदर एनर्जी। नोट करिएगा बात को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एनी अदर एनर्जी। ठीक है, जिसको क्या किया जाएगा, मैकेनिकली ट्रांसमिट किया जा रहा हो, तो उसको पावर समझी जाएगी। तो जहां पर पावर होगी वहां 10 से अधिक वर्कर काम कर रहे हैं, तो उसको फैक्ट्री माना जाएगा। जहां पर पावर की आवश्यकता नहीं, पावर की नहीं है, ठीक है, विदाउट पावर काम हो रहा है, तो वहां पर 20 या 20 अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं, तो उसको क्या माना जाएगा, फैक्ट्री माना जाएगा। कब, पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन अगर
20 से अधिक लोगों ने काम किया है। जो कोई भी ऐसी फैक्ट्री है जहां पर विदाउट एड ऑफ पावर है, यानी कोई भी पावर की आवश्यकता नहीं है, और वहां पर पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन 20 से अधिक वर्कर ने काम किया है तो उसको फैक्ट्री माना जाएगा। और विद एड ऑफ पावर अगर काम किया है 10 से अधिक ने तो उसको भी क्या माना जाएगा, फैक्ट्री माना जाएगा। देखिए कहां पर लिखी है, आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए ये कहां पर लिखा है, आपको मैं समझा दूं। ये कहां पर लिखा है, तो 2M में। कहां पर लिखा है ये, 2M में लिखा। वर्कर कहां परिभाषित है, आपको मैंने अभी बताया था। वर्कर कहां परिभाषित है, जरा आप बताइएगा, ध्यान से आप पूरा बताइए। वर्कर कहां परिभाषित है, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि सारी चीजें कहां कहां परिभाषित है। तो देखिए वर्कर आपको पीछे मैंने बताया 2N में। कहां पर परिभाषित है वर्कर, वर्कर आपका 2M में परिभाषित है। फैक्ट्री की परिभाषा कहां दी गई है, 2M में। फैक्ट्री की परिभाषा कहां दी गई है, आपको 2M में दी गई है। क्या लिखा गया है, फैक्ट्री मीन्स, फैक्ट्री मीन्स एनी प्रेमिसेस। क्या लिखा है, देखिए बार बार दिक्कत हो रही थोड़ा सा। फैक्ट्री मीन्स एनी प्रेमिसेस इंक्लूडिंग द प्रेमिसेस thereof where on 10 or more workers are working or were working on any day। देखिए यहां पर नोट करिएगा इस चीज को, any day of the preceding 12 months and in any part of which a manufacturing process is being carried on with the aid of power। with the aid of power होगा तो कितने वर्कर, 10 या 10 से अधिक। ठीक है, 12 महीने में, पिछले 12 महीने में किसी एक भी दिन अगर 10 या 10 से अधिक वर्कर ने काम कर लिया है तो उसको फैक्ट्री माना जाएगा। अगर दूसरा क्या लिखा है, वेयर ऑन 20 or more workers are working or were working on any day of the preceding 12 months and in any part of which a manufacturing process is being carried on without the aid of power and is orderly so carried on। अगर विदाउट एड ऑफ पावर होगा तो वहां पर आपको क्या करना है, 20 आर मोर वर्कर्स। कहां पर परिभाषित है, तो सेक्शन 2M में परिभाषित है। फैक्ट्री की परिभाषा कहां पर दी गई है, सेक्शन 2M में दी गई है। क्या परिभाषा है कि पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन कोई ऐसी फैक्ट्री है जहां पर पावर की आवश्यकता नहीं है तो वहां 20 या 20 से अधिक वर्कर, लेकिन यदि पावर के साथ जो है 10 या 10 से अधिक वर्कर हैं तब भी उसको क्या माना जाएगा, फैक्ट्री माना जाएगा। कहां पर लिखा गया है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की सेक्शन 2M के अंतर्गत जो है क्या है, परिभाषित है। दोस्तों आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए समय ज्यादा हो रहा है, आपको हम क्वेश्चन जो है कम कम एक्सप्लेन करेंगे लेकिन याद कराते हुए चलेंगे। और आप क्या करते हैं, बाद में यदि आपका सहयोग बढ़ा, आपकी मांग आई तो आपके लिए मैं लाइव क्लास भी लेता रहूंगा और लाइव क्लास लेकर आऊंगा और बहुत अच्छे से जो है आपको लाइव क्लास जो है मैं कवर कराऊंगा। तो आप मेरे इस वीडियो को एक बार जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि मुझे पता लग जाए कि कितने ऐसे लोग हैं जो मुझे देखना चाहते हैं, जो मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, और जो है मेरी पढ़ाई जो उनको समझ में आती है, ताकि जो है हम उन लोगों के लिए और कुछ अच्छा कर सकें। यदि आप लोगों को पसंद नहीं आती है तो इस वीडियो को बनाने का कोई फायदा नहीं है। यदि आपको पसंद आ रही है तभी मैं इसे आगे कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज इसको, क्योंकि मुझे भी जो है, आप लोग जानते हैं कि मुझे भी तैयारी करनी है, अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकालकर आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में जो भी आपके अपने विचार हैं, इसे कंटिन्यू करना है या इसे यहीं पर रोक देना है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जो भी आपका विचार है निस्वार्थ रूप से लिखिए। उसी क्रम में जो है मैं आगे वीडियो बना सकूंगा या अपने इस परिश्रम को जो है यहीं पर ड्रॉप कर दूंगा। जैसा भी आप लोग जरूर लिखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। यदि इस वीडियोस को कम व्यूज मिलते हैं तो तब भी हम वीडियो बनाने में सफल रहे, क्योंकि देखिए किसी चीज को सफलता, किसी चीज में मन कब लगता है कि जब व्यक्ति को जो वहां पर लगता है कि हाँ हमें कुछ ज्यादा सुनने वाले हैं, कुछ ज्यादा देखने वाले हैं, तभी मन लगेगा। अदरवाइज 10 5 100 200 लोग इस वीडियो को देखेंगे तो फिर काम, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इंस्ट्रक्टर भर्ती के लिए कम से कम 37,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। अगर 37,000 में से हमारे वीडियो को 2,000 लोग भी नहीं देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैं अच्छा नहीं कर रहा हूं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को जहां तक पहुंचा सकते हैं वहां तक पहुंचाइए, और मैं आपसे वादा नहीं, पूरा कर प्रयास करता हूं कि आपको फैक्ट्री एक्ट आपकी जबान पर रटा दूंगा। आपको फैक्ट्री एक्ट पढ़ने के लिए या कोई भी एक्ट पढ़ने के लिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करते हैं, विच शेड्यूल ऑफ द फैक्ट्री एक्ट 1948 स्पेसिफाइज बेरिलियम पॉइजनिंग, एंथ्राक्स एंड आर्सेनिक पॉइजनिंग आर इट्स sequels etc as notifiable diseases। मैं बात करता हूं
फिर से आपको बता देता हूँ कि फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत आपको मैंने अभी याद कराया था। आप लोग से मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आप बताइएगा, आप लोग अपने मन में बोलिएगा। अगर आप सही बोल रहे हैं तो आप सही दिशा में जा रहे हैं, यदि आप नहीं याद कर पा रहे हैं तो फिर से आप उसको याद करने का प्रयास करिए। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि फैक्ट्री एक्ट में कितने सेक्शन चैप्टर हैं, कितने सेक्शन हैं और कितने शेड्यूल हैं। जरा एक बार मन में आप सोच लीजिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। मैंने आपको क्या बताया था, फैक्ट्री एक्ट में 11 चैप्टर हैं। कितने सेक्शन है, 120 सेक्शन है। कितने शेड्यूल हैं, तो आपको लिखना है कितने शेड्यूल हैं, 3 शेड्यूल है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, सेकंड शेड्यूल में क्या है, थर्ड शेड्यूल में क्या है। यह आपको जो दिया गया है वो किस शेड्यूल में है आपको बताना है। देखिए, आंसर करने से पहले आपको जो चीजें हमने बताई हैं उसको याद कराते चले। देखिए, आपको मैंने क्या बताया कि आपको बताया कि सेक्शन वन में क्या लिखा गया है। सेक्शन वन आपका प्रिलिमिनरी है। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि इस एक्ट को फैक्ट्री एक्ट 1948 के नाम से जाना जाएगा। किस एक्ट के नाम से जाना जाएगा, फैक्ट्री एक्ट 1948 के नाम से जो है इस कानून को जाना जाएगा। कब से लागू होगा, एक 1 अप्रैल, कब से, 1 अप्रैल 1948 से लागू होगा। गज और उसके बाद कहां पर, होल इंडिया, कहां पर लागू होगा, होल इंडिया, यानी पूरे भारत में जो है क्या होगा, लागू होगा। उसके अतिरिक्त मैंने आपको और कुछ बताया था, आप लोग को जानता हो कि इसको 1948 क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका गजट नोटिफिकेशन हुआ था 23 सितंबर 1948 को गजट नोटिफिकेशन हुआ था। सारी यहाँ 1 अप्रैल 1940, इसको 1949 कर लीजिए। लागू कब हुआ था, 1 अप्रैल 1949 को। गजट नोटिफिकेशन कब हुआ था, 23 सितंबर 1948 को। इसलिए इसे फैक्ट्री एक्ट 1948 के नाम से जाना जाएगा। कितने चैप्टर हैं, फिर से बताइए, 11 चैप्टर हैं। कितनी धाराएं हैं, 120 धाराएं हैं। कितने शेड्यूल हैं, 3 शेड्यूल हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि किस शेड्यूल में क्या क्या लिखा है। ठीक है दोस्तों, जरा इधर आ जाइए, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में देखिए, तो इस फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत 3 शेड्यूल दिए गए हैं। कितने शेड्यूल दिए गए हैं, 3 शेड्यूल दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, बात करता हूँ कितने शेड्यूल दिए गए हैं। आपसे पूछा जाएगा कितने शेड्यूल दिए गए, तो आपको बताना है 3 शेड्यूल दिए गए। कौन कौन से, फर्स्ट शेड्यूल में आपका क्या लिखा है, तो इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग हैजर्डस प्रोसेस। ऐसी इंडस्ट्री, ऐसे औद्योगिक कारखाने जो खतरनाक विधियों प्रोसेस से संबंधित हैं, जिसमें खतरनाक जो है क्रियाकलाप होते हैं, उन इंडस्ट्रियों को, उन औद्योगिक कारखानों का जो वर्णन है, जो किसमें दिया गया, उनकी सूची किसमें दी गई है, तो उनकी सूची आपकी फर्स्ट शेड्यूल में दी गई है। फर्स्ट शेड्यूल में किसकी सूची दी गई है, तो ऐसी औद्योगिक कारखाने जहां पर खतरनाक जो है प्रोसेस क्रियाएं होती हैं, ऐसे कारखानों की सूची जो है किसमें दी गई है, पहले शेड्यूल में दी गई है। सेकंड शेड्यूल में परमिसिबल लेवल्स ऑफ सर्टेन केमिकल सब्सटेंस इन वर्क एनवायरनमेंट, उसका परमिसिबल जो आपको परमिट किया गया है उसका क्या लेवल होना चाहिए, इसको सेकंड शेड्यूल में। और थर्ड शेड्यूल में आपका नोटिफाइबल डिजीज के बारे में जो आपको क्या किया गया है, बताया गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट शेड्यूल में ऐसी फैक्ट्रियां जिसमें खतरनाक जो है गतिविधियां होती हैं, खतरनाक जिसमें क्या कहते हैं प्रोसेस होते हैं, ऐसी चीजों, ऐसी जो है कारखानों का वर्णन किया गया है, ऐसे कारखानों को सूचित किया गया है। दूसरे में परमिसिबल लेवल क्या है, इसको सूचित किया गया है। और तीसरे में नोटिफाइबल डिजीजेस जो है उसकी जो है लिस्ट दी गई है। तो दोस्तों, अब हमें उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पूछा गया है स्पेसिफाइज बेरिलियम पॉइजनिंग, एंथ्राक्स एंड आर्सेनिक पॉइजनिंग आर इट्स सीक्वल्स etc एज नोटिफाइबल डिजीज। तो आपको क्या मारना है, यहाँ पर थर्ड शेड्यूल पर जो है आपको क्या करना है, टिक करना है। तो दोस्तों, बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। आप इसको सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहिए। अगर ज्यादा क्या कहते हैं इस वीडियो के व्यूज आएंगे, तभी हम आगे वीडियो बनाने के लिए जो है मोटिवेट हो सकेंगे। अदरवाइज हमें अपने इस कार्यक्रम को यहीं पर रोकना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को पता है, क्योंकि मैं भी जो है इस परीक्षा के लिए जो है एक एस्पायरेंट हूँ और मुझे भी तैयारी करनी है। अपने तैयारी के समय से, व्यस्त समय से आपको कुछ समय निकाल कर जो है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो फैक्ट्री एक्ट है, श्रम कानून से संबंधित, इतनी अच्छी वीडियोस कहीं पर बनी नहीं है। तो दोस्तों, आज ही हमारी पहली वीडियो है, आपको इंटरेक्ट कराने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको नेक्स्ट वीडियो में और ढेर सारे क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन मैं बना चुका हूँ,
मुझे केवल क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करना है, लेकिन आपका क्या रिस्पांस आता है, आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं बताइए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से डेली जो है हम 10-10, 15-15 वीडियो, ये 15-15 क्वेश्चन जो है इसी माध्यम से आपको जो है हम बताते रहेंगे, जिससे आपका श्रम कानून से संबंधित जितनी भी जो है जानकारियां हैं वो आपकी पूर्ण होती रहेंगी। तो दोस्तों, हमारी इस प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।